I am direly waiting for 15 अगस्त की पेश गोई की बारिश होगी and I hope कि 14 को होगा। तो जो कमिश्नर साहब को कहा गया है कि वो अपनी टीम के साथ उन इलाके उन फैक्ट्रीज को इंस्पेक्ट करें। कुल मिला के 22,000 से ज्यादा ब्यूरोक्रेट्स हैं जो दोहरी शहरियत के हामिल हैं। राज की बातें स्क्रीन पे ना पूछा करें आप। नंबर एक। हमारे शहर में बड़े रोड्स तो हैं ही, लेकिन आपको पता है हमारे शहर जिस तरह के बने हैं उसमें कंजेस्टेड एरियाज भी आते हैं। कराची के इलाके लांडी प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल ताहाल जारी। चीफ फायर ऑफिसर के मुताबिक आग इतनी शदीद थी कि सामने खड़ा होना मुश्किल था। तीसरे दर्जे की आग ने पूरी फैक्ट्री को जमींदोज कर दिया। लोगों ने भागकर जान बचाई। इमारत गिरने से 7 अफराद जख्मी हुए। वजीर आला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट मांग ली। कमिश्नर कराची को मुकम्मल इंक्वायरी का हुक्म। डोनाल्ड ट्रंप नोबेल इनाम के हकदार हैं। पाक भारत जंगबंदी में ट्रंप का किरदार नाकाबिले फरामोश था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर रिकी गिल से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप के अमन के लिए की गई कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। अमरीका के साथ हालिया तजारती मुआहदे खित्ते में तरक्की और खुशहाली का नया बाब खोल सकते हैं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शाहीनों का नया इम्तिहान। कौमी टीम आज वनडे सीरीज का पहला मैच खेलेगी। सीरीज से कबल ही पाकिस्तान को बड़ा झटका। फखर इंजरी के बाइस बाहर। बाबर वापस आ गए। जीत के लिए मोहम्मद रिजवान कौन सी हिकमत अमली अपनाएंगे, प्रोग्राम में होगी बात। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 67वां यौम शहादत। मैदान जंग में शदीद जख्मी होने के बावजूद दुश्मन पर भरपूर हमला किया, मिशन मुकम्मल किया और वतन पर कुर्बान हो गए। यही वो गैर मुतज़लज़ल हौसला और बेमिसाल बहादुरी थी जिस पर निशान हैदर अता किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा और मुसल्लह अफवाज का खराज अकीदत। और सिंध हुकूमत का एहसन इक़दाम। खातीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। खातीन एमरजेंसी रिस्पांस टीम की उन इलाकों तक रसाई मुमकिन बनाई जा रही है जहां ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंसेस का पहुंचना मुमकिन नहीं होता। इब्तदाई तौर पर कराची, हैदराबाद और सक्खर में अपने कामों को सरअंजाम देंगी। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नो बखैर आगले वशत के दुनिया बोल है के साथ। मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं सादिया सैमसन। एक और अच्छी सुबह और अच्छी सुबह थी 6 साढ़े 6 बजे, लेकिन उसके बाद अब सादिया आप क्या कहती हैं? आप थोड़ा धूप निकल आई है? वार्मर कल भी यही हुआ था। इट स्टार्टेड फाइन लेकिन उसके बाद धूप हो गई थी। आई एम डायरली वेटिंग फॉर 15 अगस्त की पेश गोई की बारिश होगी एंड आई होप कि 14 को हो जाए। हाँ, 14 से पहले भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बस उतनी बारिश हो जितना हमारा सिस्टम संभाल सके। अरे यार, जो लोग ऐसी बातें करते हैं ना उसकी वजह से कराची में बारिश नहीं होती, पहले ही रोक देते हैं। चले, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन शर्त तो मेरी आपसे 2-3 चीजों पे लगी हुई है ना जी। एक शर्त तो आपने पीसीआर को भुगता दी है कल 5,000 वाली माहिरा खान वाली। हाँ खैर, लेकिन जब हम सिस्टम की बात कर रहे हैं तो बार बार कराची जैसे बड़े शहर में, और मैं इसको रिपीट कर दूं, कराची जैसे बड़े शहर में, इतना बड़ा शहर कि वो मेगा नहीं सुपर सिटी हो चुका है, इतना बड़ा शहर कि वो कई मुमालिक से बड़ी आबादी रखता है, लेकिन वहाँ पे बेसिक ज़रूरियात का इतनी काल है, इतना फुकदान है कि अगर कोई हादसा रोनुमा हो जाए तो फिर वहाँ सोचना पड़ता है कि अब चीज़ें हों कि तब चीज़ें हों। ऑल्सो द इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ख़राब है, मतलब हमारी सड़कें, गलियाँ, तो अगर किसी भी जगह पहुँचना हो किसी को, यानी चाहे वो फिर एम्बुलेंस हो, चाहे वो फायर फाइटर्स ही क्यों ना हो, उनको पहुँचने में ही बहुत देर हो जाती है। ये कल का वाकया है। सादिया, अगर कोई पहुँच भी जाए ना, अगर कोई पहुँच भी जाए तो फिर पीछे से क्या होता है जी, पानी की कमी हो गई है। कल जो ये वाकया हुआ लांडी प्रोसेसिंग जोन, और यहाँ पे आग लगी। अब इब्तदाई तौर पे एक इमारत में आग लगी, एक फैक्ट्री में आग लगी। अच्छा, ये मैं चाहूँगा अगर आप ये दोबारा जो वीडियो आ रही है, वो जो एक तो ये खातून की वीडियो हमने आपको दिखाई वो निकल रही है, और एक वो कि जिसमें लोग बमुश्किल किसी तरीके से लटक के नीचे उतर रहे हैं, विच अगेन लीव्स मी विद द क्वेश्चन। कराची में एक के बाद एक इमारतों में आग लगती है, कुछ महीनों बाद ही लग जाती है। अभी कुछ महीनों पहले ही लगी थी भाई, मिलेनियम मॉल पे, वहां पे आग लगी थी। कराची में फैक्ट्रियों में आग लगना ये मामूल है। मतलब आपको हर महीने में 1-2 वाकया इस तरह का ज़रूर ही रिपोर्ट होता है। मैं बहुत सेफ
नंबर दे रही हूँ, वेल इससे ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर आग लगती है फैक्ट्रियों में तो एग्जिट का कोई मतलब कोई क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भाई यहाँ पर एक एग्जिट हो, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। दूसरा ये कि खुद से अंदर क्या इक्विपमेंट मौजूद है कि अगर आग लग जाती है तो कम से कम हर रूम के अंदर, हर डिपार्टमेंट के अंदर फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हो और वो चलता हो, वो एक्सपायर्ड ना हो और लोगों को उसे ऑपरेट करना आता हो। ये देखें सादिया, अगर हम इसको बड़ा करके दिखा सकें, ये लोग किस तरीके से, वी हैव टू वेट ऑन दैट, किस तरीके से अपनी मदद आपकी तहत जो है वो अब जो है उसको खुद ही निकल रहे हैं खुद। और ये कोई पहली मतलब ये हर दफा का यही है कि आप लोग अपनी बल्दिया फैक्ट्री के जो वाकया था उसमें से हम में से उसे कौन भुला सकता है, हम कभी नहीं भुला सकते। हमने उससे क्या सीखा यार? एग्जैक्टली, इट वाज द बिगेस्ट एवर आई विटनेस्ड, आई रिपोर्टेड। लेकिन उसके बाद क्या हुआ फैसल? उसके बाद फिर वो जो मिलेनियम मॉल के आरजे मॉल में आग लगी, ठीक है जी, वहाँ पे भी लोग मरे। यहाँ बल्दिया में भी, तो बल्दिया में तो खैर उसका तो क्या ही कहें। और आरजे में तो 2 दफा आग लगी ना, एक दफा आग नहीं लगी। एक दफा लगने के बाद अगली दफा के लिए क्या सीखा, क्या किया, क्या हासिल किया, एंड देन फिर मिलेनियम मॉल पे खुद जो वहाँ पे करीब आग लगी थी, अभी रिसेंट जो आग लगी थी, उससे हमने क्या सीखा है? महीना डेढ़ महीना पहले लगी। एग्जैक्टली एंड नाउ दिस इंसिडेंट, दिस वन। अब लोग, हाँ, अब आप इसको देखें कि किस तरह मदद आपके तहत लोग जो है कैसे उतर रहे हैं। दे यू गो। तो अब इसमें सवाल ये है कि भाई हम हमारे इदारे, हमारे फैक्ट्री मालिकान सीखते हैं या उनकी नज़र में कोई जान की अहमियत है? ये देख, मेरे खुदा, ये खातून उनको इस तरह उतारा जा रहा है। और ये अच्छा, अब ये सादिया, ये कितना खतरनाक है, ये बिजली के पोल के सहारे से गालिबन उतर रहे हैं। तो बस मैं अब इसमें अब कहने को क्या ही इससे ज्यादा कुछ भी नहीं रहता। दूसरा ये कि मतलब एक देखें, फायर फाइटर्स वहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन ट्रैम्पोलिन एक सॉफ्ट लैंडिंग स्पेस जहां पर आप किसी को अगर फेंकते भी हैं ऊपर से तो वो उसकी हड्डियां वगैरह बच जाए, मतलब वो अगर बेसिक इक्विपमेंट में आपके शामिल नहीं है, हर फायर फाइटिंग व्हीकल में नहीं है, तो भाई दैट मीन्स कि हम लोग बहुत पीछे खड़े हैं। दूसरा, हमारे विजन में बहुत फुकदान है इस चीज़ का कि हमने ये सोचा ही नहीं है कि अगर किसी जगह आग लगती है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इस दौर में भी 2025 में भी इस मुल्क के सबसे बड़े शहर, दुनिया के बहुत से मुल्कों में एक बड़ा शहर कराची में, अगर हम ये चीज़ें आज के दौर में सोच रहे हैं तो हम अंधेर नगरी में रह रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और ये अल्लाह का करम हुआ कि 7 अफराद इसमें ज़ख्मी हुए, गालिबन जाँ-बहक कोई नहीं हुआ है ना, ये एक चीज़ हुई। हमारे नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद रहे। खैर, इस वाक़े का वज़ीर आला ने नोटिस भी ले लिया है, एयरपोर्ट भी तलब कर ली है। गुज़िश्ता रात काशान हमारे नुमाइंदे यहाँ गए और उन्होंने क्या देखा, पहले आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। आजमगढ़ के एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में आग लगने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। 20 से ज़ायद फायर टेंडर ने आग बुझाने में हिस्सा लिया और आग पर जो है मुकम्मल तौर पर काबू पाया गया, लेकिन रेस्क्यू काम की जानिब से बताया गया है कूलिंग का अमल जो है वो रास्ते शुरू कर दिया गया था। इसके मैं कैमरामैन दानिश शकील से मैं गुजारिश करूँगा कि वो आपको ये मनाजिर दिखाए कि रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर किया जा रहा है। 5 मंजिला इमारत जज़वी तौर पर मुनद्दिम हो गई थी, ताहल जो है इसके 7 से 8 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए थे, जिनको तिब्बी इमदाद की फराहमी के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। आग लगने की वजह का तयन रेस्क्यू काम की जानिब से किया जा रहा है, ताहल तयन नहीं हो सका, लेकिन फैक्ट्री में पुराने कपड़े की रीसाइकलिंग और कॉस्मेटिक का काम होता था, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई। फैक्ट्री के अंदर केमिकल के ड्रमों में धमाकों की आवाज़ें भी सुनाई दी गई थी। फैक्ट्री के मुलाजमीन के खतरनाक तरीके से इमारत से बाहर निकलने की वीडियोस जो है वो भी बॉल न्यूज़ जो है मंजर आम पे लाया था, जिससे हिफाजती इंतजाम पर सवालात उठ रहे हैं। हुकाम सूरत हाल से नज़र रखे हुए हैं और इसी हवाले से हम हुकाम से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन दानिश शकील से भी गुजारिश करूँगा कि वो आपको ये मनाजिर भी दिखा दे कि ये फैक्ट्री के साथ ये शेड था जहाँ पर इन फैक्ट्री के मुलाजमीन की गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी होती थी, जो मुकम्मल तौर पर इसका पिछला हिस्सा जो है वो तबाह हो चुका है। और साथ ही साथ इस फैक्ट्री का मरकज़ी गेट भी हमें नज़र आ रहा है। उस गेट तक अगर ऐसी हुकाम की जानिब से दी जा रही है तो हम आपको मरकज़ी गेट भी इसका दिखा देते हैं कि किस तरह अंदर फैक्ट्री का मलबा मौजूद है। और रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि मलबा यहाँ से निकालने में 1-2 दिन का टाइम इन्हें दरकार है। ये जो मरकज़ी गेट है वो भी हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ से फायर फाइटिंग ऑपरेशन के लिए जो है पानी के पाइपलाइंस और रेस्क्यू इदारों के जो एहलकार है उनको यहाँ से एंट्रीज दी गई है। और आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे मलबा जो है वो ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है। 1 एकड़ से ज़ायद मुहित जगह पर ये इमारत जो है वो वाक़ थी।
जिस टाइम में इमारत गिरी तो उस टाइम पे काफ़ी अफराद यहाँ पर मौजूद थे। ताहल वाक़ई में किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू हुकाम का भी ये दावा है कि 3 से 4 दिन मज़ीद लगेंगे आग पे मुकम्मल तौर पे काबू पाने में। कैमरामैन दानिश शकील से गुजारिश करूँगा एक बार फिर वो आपको मनाजिर दिखाए कि आग पिछले हिस्से में आग अभी भी लगी हुई है, अगला हिस्सा जो है उसके ऊपर आग पे मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया, लेकिन कूलिंग का अमल जारी है। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलबे का ढेर भी बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है, सरिये पड़े हुए और दीगर सामान जो अंदर मौजूद था वो जल के खाकस्तर हो गया है। लेकिन रेस्क्यू हुकाम की जानिब से आग लगने की वजूहात सामने नहीं आई है, ना उनकी जानिब से बताई गई है। आग लगने की वजूहात का तयन भी किया जा रहा है और इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कितने लाखों रुपए का नुकसान यहाँ पर हुआ है। लेकिन दूसरी जानिब इस फैक्ट्री के अंदर हज़ारों से ज़ायद मजदूर जो है वो रोज़मर्रा की यहाँ से अपनी मजदूरी कर रहे थे, काम कर रहे थे, वो तमाम बेरोजगार हो गए। इस हवाले से हुकाम से भी बात करेंगे और हुकाम से भी पूछेंगे कि उनको इसकी जगह मुतबादिल क्या फराहम किया जाए। इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे फैसल, एज वी वर टॉकिंग अबाउट कि ये कोई पहला वाक़या ऐसा है नहीं और कराची में ये वाक़यात अब यूँ कह लें कि ज़्यादा होने लगे हैं, बिकॉज़ आबादी बढ़ती चली जा रही है। जो आपका कमर्शियल एरिया है या इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी आप बढ़ाते चले जा रहे हैं और अब तो कराची में ऐसा हो गया है कि कोई कमर्शियल और इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल रहा नहीं है, सब कुछ बीच में ही नज़र आ रहा होता है। यानी वहीं पर आपको नज़र आ रही हो, वर्कशॉप्स भी नज़र आती हैं, वहीं पर लोग भी रह रहे होते हैं, वहीं पर एक आध फैक्ट्री भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड्स होती है। तो इस बीच में आप जब इस तरह के इक्विप्ड नहीं होते हैं तो बेसिकली तो आप दूसरी आबादियों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं। एवरी टाइम रेजिडेंशियल आबादी को भी ख़तरे में डाल रहे हैं एवरी टाइम जब किसी फैक्ट्री में या किसी इस तरह की इमारत में आग लगती है। अब इसमें सारी बात यही है सादिया कि हम और ऐसे कितने वाक़यात होने के बाद सीखेंगे ना। खाकम बदहन अगले 10 दिन में कहीं और लग जाती है आग, क्या हम अगेन यही बात कर रहे होंगे आग लग गई, हर दफ़ा फंड का रोना रो दिया जाता है एवरी टाइम। दिस इज़ वन थिंग, आई मीन चाहे कराची वालों को सड़कें चाहिए, चाहे कराची वालों को पब्लिक अस्पताल चाहिए, पब्लिक स्कूल चाहिए, एक ही बात की जाती है। इवन फायर फाइटर्स कचरा उठाएं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी आप देख लेना, उसके लिए भी हर ईद और हर त्यौहार के बाद हम ये एक नया शोशा छोड़ दिया जाता है कि जी इसके लिए फ़ंड नहीं है, फ़ंड कौन देगा, ये जिम्मेदारी किसकी है। और इस माजरत के साथ ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो एक मजाक है कराची के साथ। आप जाएं और आपको अमला जो है वो झाड़ू लगाता हुआ नजर आ रहा था। उस सड़क पे गड्ढे हैं भाई, जी वो गड्ढे गड़े हैं बड़े बड़े, अरे वो भरो उसके बाद झाड़ू लगाओ यार। मतलब कि ये तो एक मजाक है कराची के साथ। सेम यही चीज, चले हम तो अभी इसको रो रहे हैं ना सादिया, हम यहाँ पे हुकूमत को रो रहे हैं कि जी आए और लेट पहुंचे या पानी नहीं था, चले एटलीस्ट पहुंचे तो 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स पहुंच के उन्होंने आग तो बुझाई ना। प्रॉब्लम यह है कि भाई जब इसमें आग लगी तो क्या इसकी असेसमेंट होगी, क्या इस फैक्ट्री में आग बुझाने के आलात थे, क्या इस फैक्ट्री में फायर एग्जिट था, क्या इस फैक्ट्री में वो तमाम तर चीज़ें थीं जो कि कराची में बार बार इमारतों में हुई और उसके बाद यहाँ पे वो चीज़ें इंस्टॉल हुई, क्या इस पे कोई चीज़ होगी। वेल कमिश्नर कराची को कहा तो गया है कि जी एक मुफस्सिल रिपोर्ट बना के पेश की जाए, तो देखते हैं कि वो मुफस्सिल रिपोर्ट कब तक आती है और क्या उस रिपोर्ट में बार बार जो पहले हुआ था वही होगा कि एक बार रिपोर्ट बनी पेश हुई। चीज़ ये मेरे ख्याल में लोगों को भी इसकी अवेयरनेस अब होनी चाहिए कि भाई कोई भी कंपनी जिसमें आप काम करते हैं वो बाउंड है कि अगर आप किसी भी एक्सीडेंट आपके साथ हो जाता है उस बिल्डिंग के अंदर, दे आर सपोज टू पे यू इंश्योरेंस, दे आर सपोज टू कवर योर मेडिकल्स, जो भी चीज़ें वहाँ पर होती हैं। हमारे साथ मौजूद है तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया साहबा, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा सादिया साहबा, कमिश्नर कराची को वज़ीर आला ने हिदायत तो कर दी है कि रिपोर्ट बना के इसको पेश किया जाए। आप लोगों के पास क्या इंटेल है, इससे पहले कि मैं आऊँ इस चीज़ पे कि इसके फायर टेंडर्स देर सवेर पहुँचे या पानी नहीं थे, ये तो खैर बात की बात है, कोई ये चीज़ पता चल पाई है कि जो आग लगी किस वजह से, और दूसरा क्या इस फैक्ट्री में वो तमाम तर चीज़ें थी, फायर प्रोटोकॉल्स थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। देखें, जब ये हादसा हुआ तो उसी वक्त चीफ मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया था, जबकि वो कैबिनेट मीटिंग के दरमियान थे, और उन्होंने कमिश्नर कराची को हिदायत की कि आप फौरी तौर पर वहाँ खुद भी पहुँचें और जो भी रेस्क्यू का अमल है, क्योंकि पहले हमारी तरजीह सिंध हुकूमत की तरजीह थी कि जी रेस्क्यू मुकम्मल कराया जाए ताकि जो वहाँ कोई जानी नुकसान ज़्यादा ना हो सके। इसीलिए कमिश्नर कराची को कहा गया है क्योंकि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन के अंदर फैक्ट्री थी, इसीलिए कमिश्नर साहब को कहा गया है कि रिपोर्ट तैयार कराएं कि जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन फेडरल गवर्नमेंट के अंडर
फॉल करता है कि इसकी SOPs पूरी थी फैक्ट्री के अंदर सिक्योरिटी और फायर की या नहीं, और क्या वजूहात बनी कि इतनी बड़ी आग। क्योंकि मैं रात को भी जब टीवी देख रही थी तो उसमें खबर चल रही थी कि फिर से जो है वहाँ आग भड़क उठी है, और उसकी वजह से एक बिल्डिंग जिसमें वो आग लगी थी वो तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, साथ में जो फैक्ट्रीज थी उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो इसीलिए जो कमिश्नर साहब को कहा गया है कि वो अपनी टीम के साथ उस इलाके उन फैक्ट्रीज को इंस्पेक्ट करें और जो कमी कोताही थी उसको पूरा करें। अच्छा, एक और चीज़ जिसकी निशानदेही हुई वो ये कि जब वहाँ पर अमला पहुँचा तो एक तो ये कहा जा रहा है कि पानी नहीं था, कम था उनके पास पानी, एंड उससे ज़्यादा यानी मे बी दे नीडेड मोर फायर टेंडर्स वहाँ पर होने चाहिए थे ताकि उतनी बड़ी आग को काबू वो कर सके। एक तो ये, दूसरा ये कि हमारे पास कुछ ही लम्हे पहले हमने फुटेज भी चलाई है जिसमें ख़वातीन को 2 मंजिल 1.5 मंजिल से छलांग लगा के नीचे आना पड़ा, नीचे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जिससे एक साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि रेस्क्यू फुली तौर पर इक्विप्ड नहीं था। देखिए, जो बात करें कि फायर टेंडर बड़े बड़े कराची में फायर के हादसा हुए हैं, अभी मिलेनियम मॉल में हुआ, कराची का फायर टेंडर फुली इक्विप्ड है, और ठीक है, हो सकता है कि अगर लोग शिकायत कर रहे हैं कि पानी की कमी थी, मैं ये बात नहीं मान सकती कि उनके पास पानी की कमी थी। काफ़ी बड़ी तादाद में गाड़ियां फायर टेंडर्स वहाँ मौजूद थे, और क्या नाम है, जहाँ आपने बात की, जाहिर सी बात है वो लोग तो पैनिक, कोई भी होगा, हम और आप भी होंगे तो पैनिक हो जाएंगे, और कि वहाँ से मैंने नहीं देखा है वो फुटेज, आपने देखा है, यकीनन चलाया भी है, तो जाहिर सी बात है ख़वातीन या जो भी अंदर लोग होंगे वो उन्होंने कोशिश की होगी कि हम जल्द अज जल्द बाहर निकल जाएं, और उन्होंने इंतज़ार नहीं किया होगा, वरना कराची मेट्रोपॉलिटन KMC के अंडर जो फायर टेंडर हैं वो आपने और हमने खुद रिपोर्ट किए हैं कि वो फुली इक्विप्ड हैं, और उन्होंने बड़े बड़े फायर इरप्शंस को कंट्रोल किया। अब इसमें सादिया साहिबा एक चीज़ जो कि हम हमेशा से ना हुकूमत पे सारी चीज़ें डालते हैं, बट कुछ चीज़ें ना बिफोर प्रोटोकॉल्स भी होती हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े इदारे हैं, फ़र्ज़ कीजिए अगर उनमें इस तरह की आग लग जाती है तो उन महीने में या 6 महीने में या 2 महीने में 3 महीने में कितनी बार वहाँ पे फायर ड्रिल्स होती हैं। एक चीज़, कितने लोग हैं वहाँ पे, उस कंपनी ने अपने लोगों को, कितने लोगों को अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी हुई है कि जी अगर धुआं आ रहा है तो आप नीचे लेट जाएं, उसमें सीधा भागने के बजाय, क्योंकि धुआं फर्श तक नहीं पहुंचता, थोड़ा सा ऊपर ऊपर रहता है। आपको लगता है प्लीज ऐसा कानून होगा लाजमी, हमें प्लीज़ एनलाइटन कीजिए, आपको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि बजाय हम वेट करें, हम प्रीएम्प्टिव मेजर्स लें और महीने में इस तरह का जो हमारे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स हो गया, इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, वहाँ पे जाके हुकूमत ये चेक कर ले कि भाई ये चीज़ें, ये एक्टिविटीज़ ये कंपनी फैक्ट्री खुद कर रही है नहीं कर रही है। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल से आपको याद होगा कि कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं आग लगी थी, और उसके बाद मेयर कराची ने कराची की तमाम फैक्ट्रीज से भी रिक्वेस्ट की थी, साइड एसोसिएशन और बाकी भी इंडस्ट्रियल जोन के लोगों से, काटी से ये रिक्वेस्ट की थी कि हम तो इंस्पेक्ट करेंगे, लेकिन आप अपने जो फायर के मामलात हैं या बाकी इमरजेंसी, किसी भी सूरत में देखें, ज़लज़ला भी एक इमरजेंसी हो सकती है, तो आप लोग अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करें, और अगर इक्विपमेंट नहीं है तो वो करें और मतलब उनको लगाएं। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर गवर्नमेंट आपके खिलाफ एक्शन लेगी, और इसका सर्वे KMC करा रही है कराची में कि जो ये एडजर्निंग एरियाज में इंडस्ट्रियल जोन्स हैं उसमें, अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन मेरा ख्याल से फेडरल गवर्नमेंट के अंडर फॉल करता है, लेकिन क्योंकि हमारे शहर में है तो जिम्मेदारी सिंध हुकूमत की बनती है कि वहाँ भी बिल्कुल आपकी बात सही है कि मॉब एक्सरसाइज
फैक्ट्रीज को पाबंद किया जाए कि वो अपने वर्कर्स को कराएं इन केस ऑफ इमरजेंसी, किसी भी तरह की इमरजेंसी हो सकती है तो वो कराएं, और उनका भी इंस्पेक्ट होना चाहिए कि उनके पास वो इक्विपमेंट्स हैं जो इन केस ऑफ इमरजेंसी ज़रूरत है, और नहीं है तो उनको एक वार्निंग दी जाए, वो पूरे करें, क्योंकि ये तो सबके जब फैक्ट्रीज बनती हैं वो जो सिक्योरिटी SOPs हैं वो तो सबको पूरी करनी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका साहिबा। और यही बात है कि इससे पहले कि हम इंतज़ार कर लेना कि जी क्या होने जा रहा है और क्या होने नहीं जा रहा है, हम पहले से ही कुछ प्रिएम्प्टिव मेजर्स इस तरह ले लें, हम इसको काउंटर कर लें ना। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो सादिया ये होता है कि इंसान घबरा जाता है। क्या हम अपने फैक्ट्री वर्कर्स, हम अपनी वर्किंग क्लास के लिए कोई इस तरह के सेशंस रखते हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो आप अपने आप को काम रखें? और एक एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट फैसल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमने इससे पहले जितने भी बड़े बड़े इस तरह के आग लगने के वाक़यात देखे हैं, उसमें ऐसे बहुत सारे उनसर आपको नज़र आएंगे जिसमें लोगों को ये डर लगता है कि पता नहीं कोई हमारी मदद करने के लिए पहुँचेगा भी या नहीं पहुँचेगा। तो बजाय इसके कि मैं इंतज़ार करूँ और फिर मेरे बाहर निकलने की सूरत हाल ना रहे, तो इससे बेटर ये है कि मैं रिस्क ले लूँ और मैं खुद ही कुछ कर लूँ। तो मेरे ख्याल में फैसल इट्स अबाउट द टाइम कि हम ज़रा सियासी नाश्ता चख लें, खा लें, ज़रा एंजॉय कर लें। तो मुझे बताएं कि आज हमारे सियासी नाश्ते में क्या सब है? अच्छा, वी हैव सीनियर तजज़ियाकार आमिर ज़िया टुडे, और सियासी नाश्ते में ना कुछ बड़ी मज़े की चीज़ें हैं। सबसे पहले बात ट्रम्प टैरिफ की कर लेते हैं। ट्रम्प टैरिफ, डिड वी नॉट टॉक अबाउट इट यस्टरडे? हाँ, हमने बात की थी। आज फिर उसी पे बात इसलिए भी करेंगे सादिया क्योंकि इतनी मज़े की खबर है कि इस पर बार बार बात करें, जितनी बार बात करें कम है। अच्छा, तो फैसल मुझे बताएं कि आज क्या एंगल है? सादिया, आज एंगल ये है कि ट्रम्प भारत पे कि 25% टैरिफ लगाए, 50% टैरिफ लगाए हमारी बला से। इस सूरत हाल से पाकिस्तान कैसे फ़ायदा उठा सकता है? ऑल राइट, सो व्हाट यू मीन इज़ कि कौन से ऐसे शोबाजात हैं जहां पाकिस्तान भारत को माशी तौर पर हिट कर सकता है इन अ वे कि जहां पर उनको मुश्किलात हैं या जहां से वो बैक ऑफ करें, हम इंटरवीन कर लें। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा जो क्या है? हाँ, इसके अलावा जो है ना, एक शायर के साथ शायर से माजरत के साथ, भाई जो मुल्क चलाते हैं, हाँ, आखिर वो मुल्क से क्यों चले जाते हैं? वाह 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 वाह, डेप्थ है, बहुत इसमें डेप्थ है। लेकिन इसमें कुछ हकाइक भी नजर आ रहे हैं फैजल। आप यकीनन मुतादिद अफसरान की बात करें जिनके पास डुअल नेशनैलिटी है एंड वो जा रहे हैं मुल्क से बाहर और वहाँ जाके सेटल हो रहे हैं, राइट? ख्वाजा आसिफ ने भी इस पर कुछ शायद बातें की हैं। मुतादिद की आप बात कर रही हैं? मुतादिद नहीं, कुल मिला के 22,000 से ज़ायद ब्यूरोक्रेट्स हैं जो दोहरी शहरियत के हामिल हैं, और ख्वाजा आसिफ के मुताबिक ये सब सब तो नहीं, लेकिन आजकल पुर्तगाल जा रहे हैं। ये पुर्तगाल ही क्यों जा रहे हैं? ऐसा क्या है पुर्तगाल की हिस्ट्री से उन्हें लगाओ कि उन्हें पुर्तगाल, और इज इट द पुर्तगाल की हिस्ट्री और देयर इज समथिंग एल्स? अगेन हमारी बला से वो पुर्तगाल जाएं कि सेनेगाल जाएं? मसला ये है, सवाल मेरे दो हैं, राइट? कि अगर पार्लियामान का रुकन बनने की जो शर्त है वो है दोहरी शहरियत का खात्मा, हाँ, तो फिर वो लोग जो कि सरकारी अफसरान हैं जिनके जिम्मे इस मुल्क का कार्य सरकार चलाना है, उन पे शर्त लागू क्यों नहीं है? और एक्चुअली मेरे जहन में ये सवाल भी आता है कि एक सरकारी अफसर इतने कमा लेता है कि वो पुर्तगाल चला जाता है अमीन, और वहाँ जाके सेटल हो जाता है, करोड़ों रुपए खर्च करता है, वहाँ जाके टैक्स पेयर बनता है, मे बी वहाँ की प्रॉपर्टी खरीदता है, बिजनेस शुरू करता है, क्या कुछ जतन वो करता है वहाँ की नेशनलिटी हासिल करने के लिए? इतना पैसा आता कहाँ से है? अच्छा, और इसके साथ साथ ना एक और चीज़ भी है, और सादिया, वो ये है कि जो ज़ायरीन के 40 मार्च के मामले पर वफाकी सूबाई हुकूमत और मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की क़यादत के दरमियान कामयाब मुज़ाकरा मार्च को जो है ना वो मौखर कर दिया गया है। आपको पता है कि जो हालात ख़राब हुए थे उसकी वजह से जो रूट था उसको जो है उस पर पाबंदी लगाई गई थी। और चलिए अब इस सब पे हम ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी आमिर ज़िया साहब। आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले मैं आपसे ट्रम्प की नहीं, सबसे पहले ज़रा हम बात कर लेते हैं ये जो 22,000 ब्यूरोक्रेट्स हैं। बात है आमिर ज़िया साहब, आपका इरादा है कहीं शहरियत वगैरह लेने का? सादिया का तो है। मेरे लिए खुद ही डिसाइड कर दिया ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो सवाल फैसल ने किया, आई विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ मोर डेप्थ टू इट। हमसे तो नहीं हो पाती ये डबल नेशनैलिटी, 2-4 मुल्कों की 6 मुल्कों की रखी हुई होती है ना, इट इज़ इतनी ये एक्सपेंसिव है।
देखिए, एक पहली बात तो ये कि राज की बातें स्क्रीन पे ना पूछा करें आप। नंबर एक। दूसरी बात ये बड़ा हमारे यहाँ मुल्क में बहुत ब्रेन ड्रेन हो रहा है, और आज से नहीं हो रहा, एक बहुत अरसे से ये जारी है। उसकी वजह ये कि हमारे मुल्क में जो एक माहौल बना दिया गया है, तो उसमें लोग समझते हैं कि जी सियासी आज़ादियाँ जो हैं दांव पे लगी हैं, समाजी आज़ादियाँ दांव पे लगी हुई हैं। यहाँ पे बड़े बड़े मसाइल हैं, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। बालों का जो पढ़े लिखे पाकिस्तानी होते हैं, मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं, उन्हें रूल ऑफ लॉ चाहिए होता है। हमारे मुल्क में आपको पता है कि जो सब सूरत हाल है, आप जितने भी यंगस्टर से बात करें किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के, उनका पहला ख्वाब ये है कि वो इस मुल्क से बाहर चले जाएं। अब ये हमारी हुक्मरान अशराफिया को सोचना है कि आप इस मुल्क को पढ़े लिखे लोगों के रहने के काबिल क्यों नहीं बना पा रहे। हमारी ये मेहनत के से भागना चाह रहा है, इसको जहां मौका मिलता है। सबसे ज्यादा हेविली टैक्स मुल्क ये है, मतलब अगर फर्ज करें आप कोई बहुत बड़े सीईओ हैं, आप बहुत बड़े अफसर हैं, तो आप कहेंगे जी मैं किसी और मुल्क में जाके शहरियत ऐसी इख्तियार करूं जहाँ पे टैक्स कम हो, जहाँ पे मैं जो हूँ पाऊँ उसको मैं खर्च कर सकूं, क्योंकि आप टैक्स तो देते हो, आपको सहूलतें नहीं मिलती। आप बरतानिया की कि ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा टैक्स दिया तो फिर आपको उस तरह की सहूलतें मिल रही है। यहाँ पे सहूलतें भी नहीं मिल रही, पानी भी टैंकर का आप खुद डलवाते हैं, सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी आप खुद करते हैं, ठीक है ना। आप गलियों में सड़कों पे चलने के काबिल नहीं है, कहीं पे आवारा कुत्ते हैं, कहीं पे वो है चोर डाकू हैं। तो इस मुल्क में जो जीना है वो बड़ा दूभर हो गया है। ये बड़े लोगों के लिए लेकिन आमिर साहब, हम इस बात से तो नहीं नजरें चुरा सकते ना कि जो हमारे यहाँ सरकारी नौकरी जो करना चाहता है उसकी सरकारी नौकरी की वजूहात होती हैं। उसमें एक तो वो सरकारी एटीट्यूड जिसे हम कहते हैं, जब चाहे छुट्टी कर लो, हाफ डे कर लो, स्लो काम कर लो, एनुअल लीव भी इंजॉय कर लो, फिर उसके पर्क्स भी हैं। और फिर ये कि आपका एक्सेस चीज़ें हासिल करने के लिए कितना आसान हो जाता है बतौर एक सरकारी अफसर और सरकारी नौकर। दूसरी चीज़ ये है कि जो फैसल बात करें कि भाई नहीं है अलाउड, जब एक चीज़ आपको अलाउ ही नहीं है, आप डुअल नेशनैलिटी नहीं रख सकते, तो यहाँ तो आप सरकारी अफसर ना बने अगर आपको डुअल नेशनैलिटी लेनी है। नहीं, मुझे नहीं पता इसमें देखो कानून साजी किस तरह आपने उनके लिए किया हुआ है, खुदा आपका भला करे सियासतदानों के लिए, पार्लियामेंटेरियंस के लिए कि दोहरी शहरियत नहीं होगी, आप कानून साजी कर दें कि जी दोहरी शहरियत नहीं होगी। तो ये मसला है कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, आप देखिए ना कि मुझे याद है कि PIA की अगर ट्रांसफर हुई, लंदन किसी की ट्रांसफर हुई, तो ये इंश्योर करता है कि जी उसको वहाँ पे नेशनैलिटी मिल जाए। हमारे जो मतलब है जाके अफसरान काम करते हैं जो कि ऑफिशियल ट्रांसफर पोस्टिंग होती है उनकी कुछ अरसे के लिए बाहर, वो फिर बाहर सेटल होना चाहते हैं। तो ये आपके निज़ाम का फ्लॉ है, आपके यहाँ जो है मतलब इट्स अ फेलियर ऑफ गवर्नेंस है पाकिस्तान के अंदर। और तो ख्वाजा आसिफ की जो मासूमियत है मुझे बड़ी अच्छी लगी। देखिए ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो एक ताकतवर हुकूमत के ताकतवर वजीर है, बड़े मतलब पुराने सियासतदान है, घाक सियासतदान है माशाल्लाह। आप एक्स पे पोस्ट कर रहे हैं, आप जो है ये नहीं कर रहे कि जी मतलब है कि आप ये मसला उठाएं, कैबिनेट में उठाएं, वहां पर आप कोई कानून साजी करें, इस्लाहात करें, ये बात नहीं हो रही है। आपका काम बतौर वजीर शिकायत करना नहीं है बल्कि हल करना है मसले को। तो अगर आप भी शिकायत करने लगे तो फिर तो कोई बात नहीं बनेगी ना। आज आसिफ के सोल्यूशन के साथ आते। अब आप अच्छा फिर एक और बात है कि वो उन्होंने बड़ा अपना दामन बचाया कि जी सियासतदान तो बड़े मासूम है, हमें तो उनकी वो मिलती है, बचा कुचा मिलता है खाने के लिए। तो इतराफ उन्होंने किया, खाते हैं सियासतदान। मगर आप ये देखें कि हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आखिरी बात, वो रहमो करम पे किसके होते हैं? वो वुज़रा के रहमो करम पर होते हैं। उनको OSD बता दिए जाते हैं कि उनके इशारे पे ना नाचे। बुराई हमेशा ऊपर से नीचे आती है। वुज़रा अपने आप को मुबर्रा नहीं करार दे सकते। इनकी जायदादें क्या नहीं है, इनके बच्चों की जायदादें नहीं है, बड़े बड़े कारोबार दुबई में, लंदन में, अमेरिका में। आप खैर ये प्रोग्राम का मौजूद नहीं है तो आप पूरा गिनवा सकते हैं, नॉन सीक्रेट है ये। तो बात ये कि ये नहीं है कि जी उसने ज्यादा बड़ी चोरी की, हमने कम की, मतलब आपने भी की है, आपसे मुराद सियासतदानों ने भी बहुत की है, और ब्यूरोक्रेट्स भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका निजाम जो है ये करप्शन को फेवर करता है। अच्छा सर, हाँ बिल्कुल, वक्त क्योंकि महदूद है, मैं चाहूँगा ट्रम्प और टैरिफ की हम ज़रा बात कर लें। भारत में खलबली मची हुई है, और अब इसमें सर बात यह है कि पाकिस्तान इसमें कैसे फ़ायदा उठा सकता है ना, क्योंकि भारत की लेदर इंडस्ट्री अफेक्ट होगी, पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री अफेक्ट होगी। सो इज इट एन अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान एंड हाउ बिग इट इज? देखिए पहले तो ये भारत और अमेरिका का तनाज़ा, और ये इसको एनालाइज करने की जरूरत है कि कितना लंबा चलेगा। क्या ये ऐसा तो नहीं कि अमेरिकन आर्म ट्विस्टिंग करके हफ्ते 2 हफ्ते में, महीने 2 महीने में अपनी बातें मनवा लें, या कहीं पर इनके दरमियान तवाज़ुन आ जाए। मुझे इस चीज का इम्कान ज्यादा लगता है। कोई लॉन्ग टर्म, ठीक है भारत का मीडिया तो बहुत ही रिएक्शनरी मीडिया है,
मुझे ये लगता है, क्योंकि देखिए आप अब भी तस्लीम करें कि भारत और अमेरिका एक दूसरे के स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। खला का शोबा हो, दिफा का शोबा हो, न्यूक्लियर शोबा हो, एक दूसरे के साथ ताउन कर रहे हैं। और एकदम आप इतनी बड़ी मार्केट को, बिलियन प्लस मार्केट को जो है अमेरिकन इग्नोर नहीं कर सकते, नाराज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में जब ट्रंप अपनी बात मनवा लेंगे, उनकी वो हमेशा हाई स्टेक से शुरू करते हैं कि जी मुझे 50 रुपए का कंसेशन चाहिए, फिर 20 रुपए पे हो जाते हैं। तो पहले तो ये कि बहुत लॉन्ग टर्म लड़ाई नहीं देख रहा हूँ। और इसकी एक आला मिसाल एप्पल के साथ भी अभी कल हुई है। कल पहुंचे हुए थे एप्पल वाले वहां पर ट्रंप के पास, उन्होंने 24 कैरेट गोल्ड की उनको एक शील्ड दी है, कुछ पैसे भी दे दिए हैं साथ में। सो आई थिंक दैट पुट्स इट वेयर कि वो जो मसाइल है मेरे ख्याल में वो हल हो भी सकते हैं शायद इंडिया के साथ। बट वेल लेट्स सी, टाइम इसको डिसाइड करेगा क्या होगा। आमिर साहब बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग ऑन आवर शो एंड शेयरिंग योर विद अस। और इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, उस पर हाजिर होंगे, मज़ीद स्टोरीज आपके साथ डिस्कस करेंगे। कहाँ की शेयर ले रहे हैं आप? कहीं भी नहीं। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। मौसम की तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन देयर इज अ रिपोर्ट, और वो ये है कि इस बार मौसमियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में 15% बारिशें ज़्यादा हुई हैं ना। ये एक अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन हम इसको कैटास्ट्रॉफी बनाते रहते हैं। ठीक है ना, हम इसको कैटास्ट्रॉफी बनाते हैं। और एक रिपोर्ट जो आई, उस रिपोर्ट में भी ये बात की गई है कि जो ओवरऑल हम देख रहे हैं दुनिया भर में ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, उसके पीछे जो है वो इंसानी क्रिएट की हुई चीज़ें हैं, वो सर्कमस्टांसेस है जिसकी वजह से ये मसाइल। अच्छा, हम माहिर माहौलियात मरियम शब्बीर से बात कर लेते हैं। मरियम, अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अभी हमने आपके साथ ही प्रोग्राम किया था लास्ट ईयर 2024 दिसंबर, जिसमें हम ये बात कर रहे थे कि जी आखिरी क्वार्टर में 10% कम बारिशें हुई हैं। नाउ हम ये खबर सुन रहे हैं कि जी अब तक 15% ज़्यादा बारिशें हो चुकी हैं। सो एक तरह से शायद ये माहौलियाती तब्दीली हमें फ़ायदा कर रही है, लेकिन हम इस फ़ायदे का क्या फ़ायदा उठा रहे हैं? जी बिल्कुल आप देखिए कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से आपकी वेदर पैटर्न्स ऑफ कोर्स अफेक्ट होते हैं। जो सर्दियों में हमें दिखा कि कम बिल्कुल वाटर स्कैर्सिटी का ख़तरा था, और अभी बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं कि फ्लडिंग जो है वो होती जा रही है, और नॉर्दर्न एरिया में लैंडस्लाइड्स भी उससे ट्रिगर हो रहे हैं। अब फ़ायदा इससे उठाने के काफ़ी सारे तरीके हैं। आप ये देखिए कि एक तो जो मिनी डैम्स होते हैं, मैं बड़े डैम की बात नहीं करी, बड़े डैम्स आपके माहौल को ख़राब करते हैं, और जो आपकी कम्युनिटीज़ होती हैं जो लोकली रह रही होती हैं उनको डिस्प्लेस करते हैं। और हमारे पास माजी में ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं, आप अगर आप उठा के देखें, जहाँ पर लोगों को ज़बरदस्ती निकाला गया, उनके मार्केट रेट्स कंपनसेट किए बगैर। तो जो मिनी डैम्स होते हैं, एक तो उसमें पानी स्टोर किया जा सकता है, और कुछ ट्रीटमेंट के बाद उसको डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कम्युनिटीज़ को ट्रेन किया जा सकता है कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से कर सकते हैं। आप इसके अलावा आप ये भी देखें कि जो आपके ग्राउंड वाटर रिचार्ज इससे हो जाता है, जब फ्लडिंग ऑफ कोर्स हो रही है, तो जहाँ पर कुएँ वगैरह बने होते हैं जो ग्राउंड वाटर में सीपेज करके पानी जाता है, तो उसको अगर थोड़ा रेगुलेट कर लें, और उसका इस्तेमाल जो है ख़ास तौर पर जो हमारे किसान जो है वो बहुत बेदरेग उसका इस्तेमाल करते हैं। और तो अपने ही वो कुएँ होते हैं, अपनी ज़मीनों पे होते हैं, लेकिन थोड़ा सा उस पर एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो किस तरह से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं मोर इफ़ेक्टिवली। तो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज़ जिसके थ्रू जो है वो पानी को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फोकस नहीं है हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका। अच्छा, बड़ी एक और भी चीज़ है, वो ये कि ठीक है हमारे पास पानी, बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, पानी है, हमारे पास रेजर्वायर्स होने चाहिए, और हम जो ड्रिपिंग के ज़रिए जो है अपनी एग्रीकल्चर को उस तरफ ले जाएं, जो कि ऑलरेडी अब और जदीद तरीके आ गए, हम बहुत पीछे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जितनी बार बारिशें होती हैं, हम अपनी सॉइल को भी स्पॉइल कर रहे होते हैं। उसको वापस अपनी जगह चाहिए ना सॉइल को, ताकि वहाँ से फर्टिलाइजेशन हो सके। जी, बिल्कुल आप देखिए कि जो फ्लडिंग का ख़ास तौर पे आपको इम्पैक्ट नज़र आता है, उसमें फ्लडिंग के पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव ये होता है कि जब सैलाब आता है तो ज़रख़ेज़ मिट्टी भी कुछ लेके आता है, जो कि आपके फसलों के लिए अच्छी होती है। लेकिन पाकिस्तान की पर्टिकुलरली आप बात करें तो फ्लडिंग जब आती है तो हमारा वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है। तो वो आपका सारा कचरा, और कचरे में सिर्फ डोमेस्टिक वेस्ट आपका नहीं है जो घरों से प्रोड्यूस होता है, बल्कि आपका हॉस्पिटल वेस्ट उसी में होता है, आपके इंडस्ट्रियल वेस्ट उसी में होते हैं,
आपके, जिसमें बहुत बहुत डेंजरस किस्म के केमिकल्स होते हैं, तो वो बजाय इसके कि वो फ़ायदा आपको दे सके, बहुत ज़्यादा नुकसानात उसके होते हैं। और मेरा ख्याल है कि मूविंग फॉरवर्ड अगर इसको एज अ पोटेंशियल, जैसे कि आपने स्टार्ट में कहा कि पानी बहुत ज़्यादा हो, तो ये प्लस पॉइंट भी है अगर इसको यूटिलाइज किया जाए। since we have कम वक्त है, but ending the conversation on this, thank you so much कि अगर हमारे पास पानी सरप्लस, हम उसका क्या कर रहे हैं, डैम अपने पास है नहीं, समंदर में फेंक देते हैं। सो दिस इज द थिंग, बाय द वे समंदर में भी फेंकना जरूरी होता है। एक ब्रेक ले लो, उसके बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आई होप कि आपका अच्छा आगाज हुआ होगा दिन का। वेल, इट्स ऑलमोस्ट द एंड ऑफ द वीक। इट्स टाइम फॉर माय फेवरेट सेगमेंट, क्रिकेट। यस, ये अलग बात, ये अलग बात के दुख बड़े मिलते हैं इसमें। हाँ, लेकिन हम ढीठ हो चुके हैं। We always make a comeback. Also, when you are a cricket fan, तो दूसरी थोड़ी सी एनर्जी आपको दूसरी टीमें भी देती रहती है अगर अच्छा वो खेल रही हो। और पाकिस्तान बीच में अगर एक आध मैच जीत जाए, we did fine in the series, but I am hopeful कि हम अब आगे क्या करने जा रहे हैं। आगे तो हम करने जा रहे हैं कि एक तो प्रैक्टिस सेशन हुआ कल, और पाकिस्तान का मुकाबला वेस्ट इंडीज़ के जो है वो पहला वनडे आज रात 11 बजे होगा ब्रायन लारा क्रिकेट अकेडमी में। और कुछ इंजरीज़ हैं, लेकिन जो मनाजिर हैं, कोच जो हैं, कोच साहब, ये आप देखें, कोच जो हैं वो ये अच्छा सारे बड़े मज़े की ये फुटेज है। और ना इसमें जो कोच है हमारे टिम नेल्सन, उन्होंने तमाम तर बॉलर्स को एक चैलेंज दिया है। वो चैलेंज है कि उन्होंने कहा है कि जी आप मेरे मुकर्ररा जो मैंने हदफ दिया है आप उसको निशाना बनाएं, और जिसने उसको ताक के निशाना बनाया उसको मैं डिनर, विनर चिकन डिनर, विनर गेट्स द चिकन डिनर, विनर गेट्स द डिनर। अल्लाह करे कि ये जो ऑफर है ये मैच जीतने के लिए भी हो, नहीं, ये जीतने के बाद, ये मैच जीतने के बाद की ऑफर हो के यू नो, ताकि एक मोटिवेशन रहे। लेकिन ये खाने वाने की मुझे लगता है ये मोटिवेशन देनी नहीं चाहिए, या पता नहीं शायद हमारे प्लेयर्स इसी मोटिवेशन, यही तो मोटिवेशन है असल। चले, एक तो ये चीज़ हो गई, लेकिन सादिया ओवरनाइट एक बहुत ही खतरनाक चीज़ सामने आई है, और वो हैदर अली जो है हमारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन, उनके हवाले से एक तो समझ नहीं आता उनको ओपनर कहें मिडल ऑर्डर करें, लेकिन अब जो भी कहें, मैनचेस्टर पुलिस ने थैंकफुली उनको जो है जमानत मिल गई है, बट द केस इज देयर। और पीसीबी ने बहुत अच्छा एक्शन लिया कि उनको फिलवक्त के लिए मुअत्तल किया गया है। वो किसी भी क्रिकेटिंग एक्टिविटी में आपको नजर नहीं आएंगे। मीनवाइल पीसीबी उनको लीगली सपोर्ट करेगा और फिगर आउट भी करेगा कि मामला क्या है। चलें, तो इस सब पे जरा बात कर लेते हैं। फवाद मुस्तफ़ा क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है। सर गुड मॉर्निंग। हैदर से बात करने से पहले फ़खर पे बात कर लेते हैं, ज़रा पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की बात कर लेते हैं। फिटनेस के क्या मसाइल हैं फ़खर के साथ, काफ़ी अरसे से ये हो रहे हैं। सो व्हाट्स द अपडेट ऑन फ़खर, फवाद भाई? देखिए, फ़खर ऑलरेडी उनके साथ मसाइल नी का प्रॉब्लम भी रहा है और भी इंजरीज का, क्योंकि वो किसी न किसी तरह मैनेज करके खेलते रहे, बट प्रॉब्लम उनके काफ़ी अरसे से चलते चले आ रहे हैं। काफ़ी सीजन प्लेयर हैं, काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। और फिर मैं वही कहूँगा कि टाइम के साथ साथ ये इश्यूज आते हैं फिटनेस के, बट होपफुली जल्दी फिट हो जाएंगे। उम्मीद यही है कि वो एशिया कप से पहले फिट हो जाए, क्योंकि उनकी शिद्दत से ज़रूरत पाकिस्तान क्रिकेट को है। बाबर आजम के कमबैक के बारे में क्या पता चल रहा है, ये बताइएगा। देखिए, बाबर से तवक्कुआत तो यही है कि बाबर आजम से आप क्या तवक्कुआत रखेंगे वही है। और मुझे लगता है बाबर नहीं, शायद रिजवान को भी आपको वापस लाना पड़े, क्योंकि हारिस की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है। तो बाबर रिजवान दोनों ही अगर कोई जिद और अना का मेरे ख्याल से आपने नहीं लेके जाना चाहिए, को अना का मसला नहीं बनाना चाहिए। और अगर टीम को जरूरत है बाबर की भी, रिजवान की भी, क्योंकि अब आप इंडिया के अगेंस्ट भी खेलेंगे, बाकी अफगानिस्तान की टीम भी है, श्रीलंका भी है, बांग्लादेश, सब अच्छी टीमें हैं। तो क्रिकेट इतनी आसान नहीं होगी, तो आपको अपनी बेस्ट टीम के साथ जाना चाहिए, यही मैं कहूँगा। अच्छा फवाद भाई, अब वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ T20 सीरीज़ में स्पिनर्स ने तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग है उसको आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज नसीम शाह आए हैं वापस, हसन अली जो हैं उनका अच्छा नहीं रहा है। सो ओवरऑल पेस अटैक, बॉलिंग अटैक कैसा देख रहे हैं इस सीरीज़ के लिए? देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग नो डाउट आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। अब सलमान मिर्जा ने जिस तरह से गेंदें की, अहमद दानियाल ने की, वाइट बॉल में तो बहुत ऑप्शंस हैं। और मुझे बॉलिंग की तरफ से इतनी ऐसा कोई परेशानी नहीं, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर हारिस
स्पीड तो है, लेकिन आपने ये देखना है कि ऑस्ट्रेलिया में यूजफुल है, साउथ अफ्रीका में है, बट यहाँ पर उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाते। तो आप क्या स्पीड के चक्कर में उन्हीं के साथ जाएंगे या उनसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास अब मौजूद हैं जो कंटेन भी कर रहे हैं, आउट भी करते हैं, स्विंग भी करते हैं। तो सलमान मिर्जा ने बड़ी अच्छी गेंदें की, अहमद दानियाल ने बहुत अच्छी गेंदें की। तो अब हमें डिसीजन लेने पड़ेंगे कि कब तक बड़े नामों के साथ जाया जाएगा या हम उसके साथ जाएंगे जो टीम के लिए बेहतर है, क्योंकि यूएई में भी जो विकेटें हैं वो इस किस्म की विकेटें हैं कि जहां पर जैसे कि सलमान ने बांग्लादेश में बॉल की थी वो बड़े यूजफुल रह सकते हैं। तो लेट्स सी क्या टीम अनाउंस होती है, क्या सोच रही है मैनेजमेंट, बट मेरे ख्याल में आपको जो अच्छा है उसके साथ जाना चाहिए। फवाद भाई, ये जो बड़े नामों हैदर की खबरें आ रही हैं इसके बारे में भी ज़रा डिटेल्स दीजिएगा, क्या बैकग्राउंड बनता हुआ नज़र आ रहा है आखिर? देखिए, बहुत ही अफसोसनाक और बल्कि मैं कहूँगा शर्मनाक चीज़ है। अभी ऑल्दो इसका डिसीजन नहीं आया है, बट आप सोचें कि हम कितने अरसे बाद गए इंग्लैंड और फिर इस किस्म की चीज़ हुई है, और वो भी एक ऐसा खिलाड़ी जो काफ़ी क्रिकेट खेला हुआ है, कोई नया बच्चा नहीं है, मैच्योर है, हर लिहाज से दुनिया देखी हुई है, और इस किस्म का इल्ज़ाम जो सामने आ रहा है वो काफ़ी परेशान कुन है। ये इत्तलात ज़रूर है कि ये होटल अपने मैनेजमेंट को बता के गए थे कहीं बाहर मिलने के लिए, बट ये नहीं बताया था कि किससे मिलने जा रहे हैं। और फिर वहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद इनके खिलाफ रिपोर्ट हुई और उसके बेसिस पे इन्हें जो कुछ भी अभी तक सिलसिला आ रहा है, और खबर ये है कि पीसीबी ने जो डिसीजन लिया है वो यही है कि इन्हें सस्पेंड किया है, और इन पे इल्ज़ाम काफ़ी परेशान कुन खातून ने लगाया है। लेट्स सी क्या होता है, बट एक बहुत अफसोसनाक खबर है। वो फवाद भाई, ऑन द कॉन्ट्ररी इंग्लैंड पाकिस्तान के लिए इतना फेवरेबल नहीं रहता है व्हेन इट कम्स टू द न्यूज़। मैच फिक्सिंग से पहले भी बहुत सारे मामला इंग्लैंड से आते रहे हैं, द स्क्रैच ऑन द बॉल एंड रिवर्स स्विंग वाली बात, और अब ये सारी चीज़ें। अब इन हालात में क्या आप देख रहे हैं, क्या पीसीबी मजीद सख्तियाँ करने का सोच रहा होगा? देखिए फैसल, सादिया, आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि हम पीएसएल भी करते रहे, उससे पहले भी हमने वर्ल्ड कप भी किया था, और इस किस्म की चीज़ें बड़ी हम खुश होके ये बात कर रहे होते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट में कम से कम इस किस्म के वाक़यात नहीं हो रहे हैं और बड़ी चीज़ें संभाल ली गई हैं। बट सडनली एक ऐसी खबर आई, और वो फिर इंग्लैंड से आई। इससे पहले आपको याद होगा वो मैच फिक्सिंग के हवाले से थी, और ऐसे खिलाड़ी की आ रही है जो काफ़ी तजुर्बाकार हैं और काफ़ी दुनिया देख चुके हैं, काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं। तो उनसे नहीं एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इस किस्म की वो हरकत करेंगे। अच्छा, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, पता अब सबको ही चल गया कि उन पे जो इल्ज़ाम लग रहा है कि वो किसी खातून से मिलने गए थे, उसके बाद उन्होंने जो उन पे इल्ज़ाम लगाया है। बट मसला सारा ये है कि पाकिस्तान कलर आप जब पहनते हैं, जब आप पाकिस्तान टीम के साथ होते हैं, तो वैसे भी इस चीज़ की कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बट आप एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं। आपका फोकस जो है वो क्रिकेट पे ज़्यादा होता है। बट आप निकल गए फिर, तो वो बात बिल्कुल ठीक है ना कि एक ज़माने में जो मैनेजर चीमा साहब ने रखा हुआ था कि मैं देख रहा था यहाँ पर पाकिस्तान का कैंप लगा हुआ था, पाकिस्तान की टीम ठहरी हुई थी, तो 11 बजे के बाद लड़कों को नीचे भी नहीं उतरने देते थे, लॉबी में भी नहीं जा सकते थे। तो यही हरकतें हैं ना जो सख्तियाँ होती हैं, जो हम कहते हैं कि जी गलत है, इस सख्ती नहीं होनी चाहिए, बट बहुत अफसोसनाक है, बहुत शर्मनाक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद भाई। अब देखते हैं कि एक तो ये कि आज रात होता है और दूसरा हैदर अली का क्या होता है। वैसे अब ये अपडेट तो है कि जी उन्हें ज़मानत मिल गई है, बट इसको इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है। सारिया, हम सब यही कह रहे होते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट के जी। आप भी दुआ कर रही थी ना अभी कि मैं 15 का वेट कर रही हूँ, बारिश हो जाए, है ना। उसके बाद फिर आपने मुझे कह दिया कि नहीं बारिश तो हो जाएगी, फिर उसके बाद क्या होगा, वहाँ पे पानी जो है खड़ा हो जाए, उसमें बहता रहे कचरा। एक जो वजह सबसे बड़ी है ना सारी, हम जब कहते हैं कि जी नाले उबल पड़े, हम ये कहते हैं कि जी नालों की सफाई और फिर इस पे, लेकिन उसका जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये था कि कराची शहर में जो सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट थी वो नज़र नहीं आती थी। अब जो है हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सड़कों पे गाड़ियाँ भी चल रही हैं, लोग काम भी कर रहे हैं। ख़ास तौर पर जब मानसून के मामलात होते हैं तो उसमें जो है क्या तैयारियां इस वक्त बड़ी शाहराहों पर पानी साफ हो जाए, खास तौर पर बेसिकली कचरा उठने की। कचरा नहीं होगा ना भाई
तो वो नाले में नहीं जाएगा, नाले में नहीं जाएगा, पानी चोकिंग नहीं होगी। हाँ, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, 2 + 2 4 वाली। तो MD SWM तारिक अली निज़ामानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, थैंक यू सो मच। इस वक्त आप सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हैं कराची के लेके, क्योंकि लोग दुआ तो कर रहे हैं, हमारी कॉइनकर भी दुआ कर रही थी कि अल्लाह जल्दी बारिश हो जाए कराची में, लेकिन फिर कराची वाले कहते हैं बस इतनी बारिश हो जितना हमारा निज़ाम सह सके। तो हमारी ऑफियर बात हो रही थी कि जी हम हमेशा ये कहते हैं कि जी उबल पड़े नाले प्रीएम्प्टिव मेजर नहीं लेते। सिन सॉलिड वेस्ट वो प्रीएम्प्टिव मेजर है जो बारिशें, कराची में बारिशें, खड़ा पानी, चोक पॉइंट्स, उनका जवाब है। प्लीज़ टॉक मी थ्रू कि क्या क्या काम मॉनसून से पहले अब तक हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कराची में तकरीबन 44 जो बड़े नालाज हैं और 500 के करीब जो स्मॉल ड्रेन्स हैं, तो जो 44 जो बड़े नालाज हैं उनकी मेंटेनेंस KMC के वक्त डोमेन में आती है, और प्लस जो 500 के करीब स्मॉल ड्रेन्स हैं रेस्पेक्टिव TNCs के ज़िम्मे आती है। हमारे ज़िम्मे जो काम है एक्चुअली, ये जो इदारा बनाया गया था SSWMB एक्ट 2014 का एक्ट पास हुआ, उसके फॉलोअर्स में इदारा बनाया गया। इसका जो मकसद था ये कि जो कन्वेंशन सिस्टम ऑफ वेस्ट कलेक्शन डिस्पोजल है उसको मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम में ट्रांसफॉर्म करना था, और इंटरनेशनल एक्ट के फॉलोअर्स में फिर इदारा वजूद में आया और फेज़ वाइज टेंडरिंग हुई, और 2016 थे 2 डिस्ट्रिक्ट साउथ ईस्ट की टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। 2017 में 2 मरीर और वेस्ट की टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट हुई, और हमें जो वर्क स्कोप टेक ओवर करना था आफ्टर रेजोल्यूशन फ्राम कंसर्न DMCs आप कह सकते हैं, और NOCs के बाद। तो कोरंगी और सेंट्रल के केस में कुछ डिलेज हुई हमें NOCs मिलने में। तो 2021 में टेंडरिंग NOC मिलने के फ़ौरन बाद हमने टेंडरिंग प्रोसेस इनिशिएट किया और कंप्लीट किया। 2022 में हम कराची के 7 ज़िला का जो वर्क स्कोप था वो हम प्राइमरी कलेक्शन का हमने टेक ओवर किया। एक्चुअली इसके जो वेस्ट मैनेजमेंट इसके 3 टीयर्स होते हैं। एक फ्रंट एंड कलेक्शन होता है जो नेबरहुड से कलेक्शन होती है, दूसरा GTS पे टेम्परेरी होल्डिंग और रिसाइकलिंग का काम होता है, और थर्ड जो होता है वो LFS जो फाइनल डिस्पोजल साइट्स होती है। तो इस तरह से जो पुराना जो सिस्टम था जिसको DMC कर रही थी वो आउटडेटेड था और उसमें वेरियस इश्यूज थे। तो एज अगेंस्ट उस टाइम की जो जनरेशन थी 10 से 12 हज़ार टन, जो कि अभी बढ़ चुकी है तकरीबन 15 से 16 हज़ार टन तक पहुंच चुकी है ओवरऑल कराची की। तो एज अगेंस्ट दैट 3 से 4 हज़ार टन कलेक्ट होता था और डिस्पोज ऑफ होता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक एफिशिएंटली एट सोर्स कलेक्शन सिस्टम हमने प्लेस किया है, जिस तरह से जो सेटल्ड एरिया है वहाँ पर 4 लेन गाड़ी मूव अराउंड करती है, एट सोर्स कलेक्शन करके ट्रैक कंपैक्टर में शिफ्ट होता है और सब्सिक्वेंटली GTS पे। और आपकी जो कराची तकरीबन 35% 30 to 30 स्लम्स क्वार्टर कच्ची आबादी पे बेस्ड है। तो वहाँ पर हैंड कार्ड लेबर के थ्रू जिसे डोर स्टेप कलेक्शन सिस्टम कहा जाता है, कलेक्ट करके और शिफ्ट किया जाता है। हाई राइज बिल्डिंग्स हो गई और कमर्शियल एरियाज़ के लिए हमारा बिन मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कलेक्शन होती है और डिस्पोजल होता है। अब इसमें निज़ामानी साहब एक चीज़, जिस वक्त 2000 अर्बन फ्लड आया था उस वक्त फिर दुनिया की आंखें खुली, हमारे भी आंखें खुली कि भाई दिस कैन बी अ बिग डिज़ास्टर। कुछ मैंने इस पर थोड़ा सा काम किया और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक जिस वक्त ये औरंगी नाला, गुजर नाला ये जब साफ़ होना शुरू हुआ, एक दिन में 30-30 हज़ार टन स्लज इसमें से निकला। जब हम स्लज की बात करते हैं, ये वो सारा कचरा जो प्लास्टिक हो कि खाना पीना हो, फुजला हो, वो सारा हमने बरसाती नालों में कर दिया। एक तो चीज़ ये कि इतना कचरा हम कर रहे थे, तो क्या हमारे वो नाले अब दोबारा उसमें क्या आप इंश्योर कर रहे हैं कि वो दोबारा से ना हो जाए? दूसरा मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि लोगों को ये शऊर भी देते जाएं कि जब हम नाले कहते हैं और उस पर हम नागवारी का इज़हार करते हैं है नाला गंदा, नहीं। एक होता है बरसाती नाला जो ड्रेनेज के लिए, और एक होता है सीवेज का निज़ाम। हमने इन दोनों को क्योंकि मिक्स कर दिया था, एक तो हम बाहर से कचरा डाल रहे हैं और दूसरा सीवेज का भी कचरा जब इसमें डाल रहे हैं तो वो मिक्स
होके कितना ज़्यादा अजाब हो गया था। इस सारी चीज़ों से आपने कैसे निपटा, ये बताइए। जी बिल्कुल। हम जिस तरह मैंने आपको एक्सप्लेन किया 2022 में हम पूरी कराची की 70% इलाके की हम प्राइमरी कलेक्शन सिस्टम हम टेक ओवर कर पाए। और आप इस वक्त जो इंडिपेंडेंट सर्वे भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान के 6 जो शहर हैं वो काफ़ी हद तक कलेक्शन और डिस्पोजल के हवाले से कंप्लाइन है, जिसमें कराची आ जाता है, सक्खर आ जाता है, प्लस उसमें लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मर्दान। तो और ओवरऑल जो कराची जो पाकिस्तान के बताए जा रहे हैं कि 56% एज अगेंस्ट 50 मिलियन टन्स जो ईयरली कचरा जनरेट होता है, तो 56% कलेक्शन और डिस्पोजल ओवरऑल पाकिस्तान के फिगर्स बता रहे हैं। तो इस एरिया में एक तो हमें कलेक्शन डिस्पोजल के हवाले से एफिशिएंट होने की ज़रूरत है। एक्चुअली मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए आपको 4 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक, आपके पास अवेयर सोसाइटी हो। जिस तरह लास्ट ईयर लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास किया कि हर इदारा हर वीक इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग वेस्ट मैनेजमेंट सेशन होल्ड करे। इसके फॉलोअर्स में हमने अपने जो एजुकेशन की सेक्रेटरीट है उसे हमने अप्रोच किया है कि काइंडली ये मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की नॉलेज इम्पार्ट की जाए। दूसरा, डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि आपके जो डिसिप्लिन आपके 80% मसाइल का हल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी हद तक हमने सेंट्रल मैनेजमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश किया है, जिसमें के वेरियस कंपोनेंट्स हैं। उसमें स्टाफ अटेंडेंस, व्हीकल्स ट्रैकिंग और गार्बेज ट्रांसफ़र कंपोनेंट्स हैं, और रियल टाइम कलेक्शन और डिस्पोजल हमारे CMS सिस्टम रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। रिसेंटली हम 5 साल से हमारा मोबाइल ऐप और 1128 नंबर हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसको अभी हमने बकरा ईद से पहले 24 आवर्स हमने उसकी लॉन्चिंग की, और विथ डेडिकेटेड 25 लाइन्स कि इवन आप नाइट के किसी आवर्स में भी आप अपनी कंप्लेंट विथ रेस्पेक्ट टू नॉन लिफ्टिंग ऑफ गार्बेज आप रजिस्टर कर सकते हैं, जो कि ऑन सेम डे कंपनी सपोज टू रिजॉल्व इट। इन केस इट डिलेज तो उन पे वो पेनल्टीज इम्पोज हो जाती हैं। तो ये इसमें और अच्छा डिसिप्लिन इदारे। तीसरा, इनोवेटिव अप्रोच। हमारे एट लार्ज हम सबको मालूम होना चाहिए कि हाउ टू हैंडल इट, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे जो जनरेटर ऑफ गार्बेज है ही शुड बी सेग्रीगेटेडली होल्डिंग द गार्बेज, और उसको अथोराइज एजेंट या तो डेजिनेटेड जगह पे उसे देना चाहिए या अथोराइज एजेंट के हवाले करना चाहिए। आप अगर अनअथोराइज एजेंट के हवाले करते हैं तो देयर आर एम्पल चांसेस ऑफ इट्स मिस हैंडलिंग। तो और चौथा आ जाता है आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से आपके पास मॉडर्न GTCs का होना ज़रूरी है, और आपके पास रिसाइकलिंग प्लांट्स का नंबर का ज़रूरी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह स्विप प्रोजेक्ट के थ्रू, सिंध गवर्नमेंट के स्विप प्रोजेक्ट के थ्रू 4 मॉडर्न GTCs अंडर इस्टेब्लिशमेंट है। एक सैनिटरी इंजीनियरिंग लैंडफिल साइट अंडर इस्टेब्लिशमेंट है, और इसके अलावा हम तकरीबन 4 रिसाइकलिंग प्लांट्स हम लगा चुके हैं, जिसमें से 3 कराची में इस्टेब्लिश्ड हैं, और एक रिसेंटली जिसका इफ्तिताह हुआ हैदराबाद में। हमारे साथ जो अल्ताज पाक इंटरनेशनल कंपनी काम कर रही है, उसने पार्टनर कंपनी से के इश्तराक से वहाँ पर रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाए, जहाँ पर 100 प्लास्टिक मेनोर्स का बनना शुरू हो गया है। तो इस तरह से और प्लस हमारे नोटिस में आया है कि हमारी इंटीरियर ऑफ सिंध में काफ़ी जगह डिस्पोजल सिस्टम कंप्रोमाइज़ है। तो हमने वो लास्ट स्टेयरिंग कमेटी से हमने रीजनल प्लानिंग की भी एक अप्रूवल ले ली है, और इंशाल्लाह हमारी अब एक मैं और आपको खुशखबरी बताना चाहूँगा कि हमारे इदारे को रिसेंटली नेशनल फोरम फॉर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ने एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा। तो दैट्स आल शोज के एक सीरियसली काम हो रहा है, और इंशाल्लाह ताला हम इसको वी होप कि वो उसके सम्राट जो है वो जल्दी हमें कराची वाले हो जाएं या पूरे सिंध वाले हो नज़र भी आ रहे। तारिक साहब बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आए
और अपना वक्त हमारे साथ शेयर किया और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें आगाह भी किया। एब्सोल्युटली। चलिए अब एक ब्रेक ले तो उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू नवाज भाई, बहुत शुक्रिया आपका। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपने बाइक स्टार्ट करा के और सादिया का मूड था कि मौसम अच्छा है तो इसी पे कहीं निकल जाए, लेकिन ये किसी काम के लिए है, तो फिर हमने अपने मैंने अपने इमोशंस को रोका और मैंने कहा कि नहीं, ये जिस काम के लिए वहीं पर इस्तेमाल करने। नो, आई डोंट नो बट आई कैन लर्न। गुड। हाँ तो करें ना फिर, या फिर आप लोग जो घर में भी बैठे हुए हैं, वो तमाम तर हमारी बच्चियाँ खास तौर पे जो दे आर वंडरिंग कि जी वी वांट टू डू समथिंग, ये काम इतना ज़बरदस्त है क्योंकि हमारे शहर में ट्रैफिक होता है, गलियां तंग होती हैं और उसके बाद कोई आफत आ जाती है और फिर होता है कि अभी हमने रिसेंटली लिया ये वाली सिचुएशन exactly, और उसमें इतनी तंग गलियां थी कि आपकी गाड़ी नहीं जा सकती। exactly. और इतनी तंग गलियां कि आपकी इतनी बड़ी बाइक भी जाने से पहले आप सोचेंगे। सो नोइंग कि ऐसे जो है एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है विद बाइक्स, और इसी वजह से इसी सोच के साथ ये इमरजेंसी रेस्क्यू बाइक्स का जो है इनिशिएटिव लिया गया है। और मैं एक खातून को नहीं रोक सकता ये कहने से, तो प्लीज़ आप ही कह देंगे। और इसमें बेहतरीन बात यह है कि इसमें अब खातीन को भी इंक्लूड कर लिया गया है। तो ये रेस्क्यूअर्स जो हैं, खातीन रेस्क्यूअर्स हैं जो कि इस एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए रेस्क्यू का काम किया करेंगी। और इस वक्त आप अपनी फुटेज में भी जो देख रहे हैं ये खातून रेस्क्यूअर हैं। और हमारे साथ स्टूडियोज़ में भी मुस्कान शहजादी जो कि खातून रेस्क्यूअर हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की है ना सिर्फ इस बाइक को राइड करने की बल्कि वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन एग्जैक्टली टू बी प्रिसाइज। और इनके साथ साथ जनरल मैनेजर अलीशा जॉन भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अलीशा एंड अस्सलाम वालेकुम भाई मुस्कान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कमिंग, ये लाने के लिए बहुत शुक्रिया, बिकॉज हम ऐसे भी बात कर सकते थे बट टू शो इट वॉज वेरी नेसेसरी। तो पहले तो अलीशा आप बताइए। अलिशबा, सॉरी फॉर दैट। ये बताइए अलिशबा कि हाउ इज़ इट गोइंग, अब तक कितनी रिक्रूट्स हैं आपके पास और वुमेन के साथ जाने का आइडिया ये क्या है? पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि एक इतना अच्छा प्रोजेक्ट हमने किया एंड आप हमें इजाज़त दे रहे हैं या बुला रहे हैं यहाँ पे शोकेस करने का। आई एम पर्सनली वेरी प्राउड ऑफ दिस प्रोजेक्ट बिकॉज वुमेन एम्पावरमेंट हैज़ ऑलवेज बीन समथिंग आई हैव बीन डूइंग फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द करियर। लेकिन SIHS जो हमारा इदारा है, SIHS 1122 हमेशा इस चीज़ में प्रोग्रेसिव रहा है। आपको हर लेयर पे मैनेजमेंट की, जूनियर लेयर पे, बाइक पे, एम्बुलेंस के अंदर हर जगह ख़वातीन मिलेंगी शाना बशाना ये सर्विस प्रोवाइड करते हुए। तो दिस इज़ समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ एंड मुस्कान इज़ वन ऑफ द फर्स्ट गर्ल। जब हमने रिक्रूटमेंट की तो हमने इन सबसे इजाज़त मांगी, हमने कहा क्या आप 150 सीसी वाली बाइक चलाएंगी? तो मुस्कान वॉज वन ऑफ द फर्स्ट वंस कि हाँ मैं 70 सीसी चलाती हूँ, 150 सीसी इज़ गोइंग टू बी अ चार्म फॉर मी। मेरे इदारे ने इन सब को प्रॉपर 1 महीने की एक ट्रेनिंग दिलाई है। सो फॉर 4 रिगरस वीक्स ये बाइकों पे गिरती भी रही हैं, चोटें भी खाती रही हैं, रोड पे इनकी ट्रेनिंग भी हुई है। तो अब ये एक छोटा सा ग्रुप है, 65 टोटल हमारा काउंट होगा, 25 हमारे पास करंट बाइक्स हैं और इस पर 65 लोग जो है एक बाइक स्क्वाड बन के सर्विस देंगे। जैसे भी आपने बिल्कुल शिफ्ट पे हमारी जो सर्विस है, आपको पहले हमारे बारे में एक हाईएस्ट की शेप में एम्बुलेंस फ्लीट सर्विस देते हैं। 600 से ज़ायद हमारी फ्लीट जो है वो सिंध के प्रोविंस को सर्विस दे रही है। मुस्कान और मुस्कान के साथ की कुछ लड़कियां उस स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगी और वो कराची, सखर और हैदराबाद जैसे शहरों में, जहाँ पे हमारे शहर में बड़े रोड्स तो हैं ही, लेकिन आपको पता है हमारे शहर जिस तरह के बने हुए उसमें कंजस्टेड एरियाज़ भी आते हैं, तो उधर ये एम्बुलेंस को सप्लीमेंट्री बेसिकली सर्विस दे रही है। ये एम्बुलेंस से पहले पहुँच जाएगी। जब हमें कॉल आती है, हमें 25,000 कॉल्स आती हैं इन तीनों कॉल सेंटर्स को मिला के, और हम सर्विस उसमें से दे रहे होते हैं। उस 25,000 में से चंद कॉलों में जहाँ पे हम नहीं जा पा रहे थे इनिशियली, ये स्पीड से पहले वहाँ पहुँचेंगी, फर्स्ट एड की सर्विसेज देंगी। इसमें हर किस्म की मेडिसिन मौजूद है और ये वेल इक्विप्ड, ये बेसिकली नर्सेज हैं। आप इनको रेस्क्यूअर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन इनकी बेस क्वालिफिकेशन नर्सेज हैं और 21 दिन की तकरीबन ये हमारे पास ट्रेनिंग लेती हैं। ट्रेनिंग लेने के बाद ये इतनी स्किल्ड होती हैं कि दे कैन बी ऑन साइट। और इसके अलावा अगर RTA हो गया, हेड इंजरी है, तो वो स्टेबलाइज कर सकती है। अगर कोई ब्रीदिंग ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है तो उसको मैनेज कर सकती हैं। दे वेरी वेल ट्रेंड। और इनको पीछे सपोर्ट करने के लिए कॉल पे कौन अवेलेबल होता है? मेडिकल ऑफिसर। मेडिकल ऑफिसर इनको सारी एडवाइस दे रहा होता है कि इस पेशेंट को आपने कैसे डील करना है। सही। मुस्कान, हाँ, आपका एक्सपीरियंस कैसा था? जैसे अभी बता रही हैं अलिशबा कि ऑलरेडी आप 70 बाइक राइड करते थे, बट
150 हैवी बाइक है, इसको, और फिर उसको जिस तरह से उसके ऊपर इक्विप्ड है सारा ये, तो ये इसे और ज़्यादा थोड़ा भारी बना देता है। ख़वातीन देखकर थोड़ा सा घबराती ज़रूर है जब ये बैलेंस की बात आती है। तो अब ये बता भी रही थी कि आपका एक्सपीरियंस है, गिरे भी हैं, चोटें भी लगी हैं, तो ज़रा बताएं हमें कि स्टार्टिंग फ्रॉम द साइकिलिंग टू बाइकिंग ये कैसा रहा आपके लिए? पहले तो मैंने अपना सफ़र माउंटेन बाईसाइकिल से स्टार्ट किया था। मैं उस पर मतलब फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करती थी, उन गलियों में जाती थी, वहाँ पर मतलब कॉल दी जाती थी, वहाँ पर उसके थ्रू में जाती थी अपनी माउंटेन बाईसाइकिल के। फिर मुझे ट्रेनिंग दी गई, फिर इसके बाद हम लोग ये मोटर बाइक एम्बुलेंस में ट्रेनिंग दी गई। अब मैं इसके थ्रू अपनी जो भी सर्विस है, जो भी कॉल दी जाती है, हमें डिस्पैच की जाती है, इसके थ्रू में फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, क्या मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, डू यू हैव द मेडिसिन्स इन इट? तो अगर मुस्कान मैं आपसे दरख्वास्त करूँ कि आप प्लीज़ आएँ, आपके पास बैग है, आप क्या क्या चीज़ लेके चलते? ये मैं किस लिए पूछ रहा हूँ, ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि बिल्कुल ये आप लोगों का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और हम दुआ करते हैं कि फ्लीट मज़ीद भी बढ़े, लेकिन एक आम आदमी के लिए भी कितना ज़रूरी है अगर वो अपने साथ छोटी मोटी फ़र्स्ट एड भी रख ले, तो उसके लिए हिमसेल्फ कितना ज़रूरी है। आप देख शारा फैसल पाए दिनों कोई ना कोई चीज़ होती रहती है, तो मैं इस पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जो आप कैरी करते हैं, अगर आप मुस्कान यहाँ आके आप मुझे बता सकें प्लीज़। कम जनाब, तो बाय द वे इनका नाम बड़ा ज़बरदस्त है, लेडी नेम्स। यस, ओके जनाब। तो सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है भाई। सबसे पहले हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, ओके, जो 2500 लीटर का है, ठीक है। फायर एक्सटेंशन है हमारे पास, और फिर ये मेडिसिन बैग है हमारे पास, इसमें हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग्स भी हैं, ठीक है। ये आ गई जनाब आपकी लेट मी हेल्प यू मुस्कान। ओके जनाब, ये थोड़ी सी फिक्स हो गया है, बट हम इसमें से चाहेंगे कि अगर आप मेडिसिन ले सके जनाब। अच्छा इधर ले आए साथ, इधर ले, हाँ इधर ले, आप इधर ला सकते हैं। देयर यू गो, यस, यहाँ पे, और आप यहाँ इसको आप यहाँ पे आ सकती हैं जी, और अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। देयर यू गो, यस, ओके, ठीक है जनाब। देयर यू गो, नाउ वी कैन हैव द कैमरा। ये हमारे पास ड्रग्स हैं, सील होती हैं। हमारे पास एक मेडिसिन डिपार्टमेंट है जहाँ पे प्रॉपर्ली चेक किया जाता है मेडिसिन की एक्सपायरी, मेडिसिन की क्वांटिटी। जी ठीक है, ये तो जिपलॉक से वो हुआ है। हाँ, तो ये आप खोल नहीं पाओगे मेरे ख्याल में अभी। That's done every single time. अच्छा, it's done. You have to break it and you have to use it. क्या कह रही थी आप सादिया? ये खोल नहीं पाएंगी? नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं बोला कि आपने यही बोला है। मैंने ये नहीं बोला है। ओके, ये देखिए हमारे पास लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, जो हम ज़्यादातर आरटी वगैरह में, कार्डियक अरेस्ट, हाइपोग्लाइसीमिया का जो पेशेंट होता है, अक्सर ऐसा होता है कि जो रश होता है वहाँ पे ज़्यादातर ख़वातीन चक्कर खा के गिर जाती हैं, उनकी शुगर लो हो जाती है, बीपी लो हो जाती है, तो उनमें वहाँ पर हम ये मेडिसिन यूज़ करते हैं। ये देखिए नाम मेंशन किए गए हैं, सारी मेडिसिन के नाम मेंशन है। एड्रेनालिन है जी, राइट, एविल है, ट्रांजामिन है। ट्रांजामिन अक्सर जैसे सीवियर इंजरी वगैरह हो जाती है, ब्लड लॉस हो जाता है, वहाँ पर हम लोग ये यूज़ करते हैं। ये सारी लाइफ सेविंग ड्रग्स, राइट। ये देखना आप मार्किंग हुई है रेड वाली, ये एक्सपायरी, नियर टू एक्सपायरी। ओके, इससे ये होता है कि अक्सर हम लोग जब हम पेशेंट डील करते हैं, हम लोग काफ़ी मतलब यूज़ कर लेते हैं। इससे ये होगा कि हमें पता होगा कि ये नियर टू एक्सपायरी है, तो या तो उसको फौरन यूज़ कर लें या फिर डिस्कार्ड किया जाएगा। ये कि हम लोग एक रिमाइंडर अलर्ट हो जाता है, हम लोग फिर ये कि एक दफ़ा अगर नहीं भी नज़र मारनी हो तो हम लोग नज़र मार लेते हैं कि ये नियर टू एक्सपायरी, हम लोग एक दफ़ा चेक कर लें। सही, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एस्पिरिन, एंजिसेट, सही है, ये बेसिक मेडिसिन्स हैं। किसी को वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, एस्मा वगैरह के पेशेंट्स जिनको अटैक हो जाता है, हमारे पास वेंटोलिन है, एग्जैक्टली, NS नेबुलाइज वगैरह करने के लिए। ठीक है, यानी वो जो मास्क, ऑक्सीजन मास्किंग होती है वो भी इसके थ्रू हो जाएगी। और ये हमारे पास डेक्सट्रोज हैं, हाइपोग्लाइसीमिया के जो पेशेंट होते हैं उनको अगर वो कॉन्शियस हैं तो ओरली दे देते हैं, अगर अनकॉन्शियस होते तो IV के थ्रू दे देते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास कैनोला भी हैं, ऑक्सीजन मास्क है, नेजल मास्क है। जबरदस्त, ठीक है।
तो ये सारी आपकी वो हो गई सारी। ओके, वी हैव गॉट अ लिस्ट एज वेल, और मतलब स्टेथोस्कोप ये सारे हमारे पास जी, सारे हमारे पास तकरीबन स्टेथोस्कोप है, बीपी ऑपरेटर, ग्लूकोमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, नेबुलाइज मास्क है, बैंडेज है, क्रैप बैंडेज, कॉटन। क्रैप बैंडेज एज वेल बहुत ज़रूरी है भाई, अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है। ज़बरदस्त, ठीक है। एंड देन द ग्लूकोमीटर एज वेल। ऑल राइट, बैठ है प्लीज। ज़बरदस्त, All right, that's great. We'll do. Yes, that's ज़बरदस्त। Okay, let it be open. Okay, Yeah. so अलिशबा, एक बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव, एक मैं कहता हूँ चलती फिरती लाइफ सपोर्ट है भाई ये। Yes, ऑक्सीजन भी है एंड फायर एक्सटिंग्विशर एंड एवरीथिंग। सो आगे कहाँ तक आपको इसको एक्सपेंड करने का प्लान है? पूरे सिंध में आप लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोवाइडेड द फैक्ट कि कराची की आबादी कई मुल्कों से बड़ी है, क्या समझते हैं कि एडिक्वेट है अभी स्टाफ, या फिर इसको मजीद बढ़ाने की ज़रूरत है? इसको बेतहाशा बढ़ाने की ज़रूरत है। लेट्स से अगर इस क्वार्टर के अंदर हम ये 25 एम्बुलेंसेज ऑन रोड कर रहे हैं, उसके स्टाफ को अभी भी मेल रेस्क्यूअर्स इनको ऑन रोड लेके चल रहे हैं। आपको ये कराची में, सक्खर, हैदराबाद मीरपुर खास नज़र आएंगी, लेकिन जो बेसिक एडिशन नया आएगा वो फीमेल रेस्क्यूअर का आपको नज़र आ रहा होगा। हम चाहते हैं कि यहाँ तक लिमिटेड ना रहे, ये क्यों 25 बाइक्स रहे, हम चाह रहे हैं कि ये इसका नंबर 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाए। और इसमें हम ये भी चाह रहे हैं कि लोग हमें ज्वाइन करें। बेसिकली हमें नर्सेज़ की रिक्वायरमेंट है, हम चाह रहे हैं कि फ़ीमेल नर्सेज़, मेल नर्सेज़ हमारे कैरियर पोर्टल पर जाके बेसिकली अप्लाई करें। हम तो इतनी अच्छी ट्रेनिंग, सैलरी, बेनिफिट्स, ऑल सॉर्ट्स ऑफ बेनिफिट आर बीइंग प्रोवाइडेड। आई लेट यू नो, इनकी ट्रेनिंग उन दौरान में भी उनको छुट्टी दी गई थी। सो 1 month they were on leave and they were just learning how to ride this bike because this was going to be difficult, ताकि वो अपने दिमाग के साथ चोट लगती, बैलेंस हो जाता, सब चीज़ें प्रोवाइड हो रही होती। अब जैसे ही ये कंप्लीट कर रही हैं इनके लाइसेंसेस, क्योंकि हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है, हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध की बाइक्स वाला जो इनिशिएटिव है, इनको बाइक्स वो स्कूटीज़ मिल रही होंगी, ईवीज़ मिल रही होंगी। सो बेस्ड ऑन दैट इनका घर का आने जाना वाला कम्यूट भी आसान हो जाएगा। सो दे विल गेट एन एडिशनल बेनिफिट आउट ऑफ लर्निंग दिस। और इसके साथ एक और चीज़ जो बहुत अच्छी हो जाएगी वो ये कि बहुत सारे घरों में जहाँ पर ख़ातीन अफेक्ट होती हैं, यू नो, उनके ये भी कंफर्टेबल होंगे और वो लोग भी कंफर्टेबल होंगे। और बहुत सारे ऐसी जगहों पर जहाँ पर बच्चे होंगे, और फिर जो आपने ये कहा कि यू नो दे आर ट्रेन मिडवाइफ ऑलमोस्ट, मतलब नर्सिंग, ये बेबीज़ भी डिलीवर कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई इमरजेंसी होती है वहाँ पर ख़ातीन का होना बहुत ज़रूरी है। अलिशबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मुस्कान, आपका भी बहुत शुक्रिया एंड हमें इस बारे में बताया, पूरी बाइक के बारे में। एंड आई थिंक लोगों का एतमाद भी बहुत बढ़ा होगा कि अगर कोई बाइक पर रेस्क्यू करने के लिए उनको खातून आ रही है तो कितनी इक्विप्ड है, कितनी तैयार है। एब्सोल्युटली, एंड विद दिस ना हमें बार बार ये महीना जो है आज़ादी का महीना, और हम ऐसी स्टोरीज बारहा आपके पास लेकर आ रहे हैं सो दैट हम ये चीज़ इस चीज़ की हमाजी कर सकें कि अगर हम करना चाहें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज़ादी का जैसा महीना मैंने मेंशन किया, तो सक्खर चलते हैं और वहाँ हमारे नुमाइंदे शाहिद हमें बताएंगे कि सिंध के तीसरे बड़े शहर में इस वक्त तैयारियाँ कैसे चल रही हैं जश्न आज़ादी तकरीबात। जश्न आज़ादी की तकरीबात हैं, मार्का हक की तकरीबात हैं। सिंध के तीसरे बड़े शहर सक्खर में भरपूर तरीके से तैयारियां जारी हैं। बच्चे स्कूलों में तैयारियां कर रहे हैं, टैबलोस की तैयारियां कर रहे हैं कि भरपूर तरीके से जश्न आज़ादी को मनाना है। इस वक्त हम सक्खर के एक स्कूल में मौजूद हैं। ये बच्चे हैं जो यहाँ पर तैयारियां कर रहे हैं। आप देखें कि जश्न आज़ादी 14 अगस्त का जो है यहाँ पर पोस्टर भी लग चुका है, ये बच्चों ने ही बनाया है। ये तमाम बच्चे जो है यहाँ मुख्तलिफ टैबलोस की तैयारी कर रहे हैं। इनसे बात कर लेते हैं। आप बताएं बेटा, कैसा फील करते हैं? जश्न आज़ादी की तकरीबात हैं। हम बहुत अच्छा फील करते हैं। पाकिस्तान ने हमने सब कुछ दिया, शनाख्त दिया, आज़ादी दी और जीने का हक दिया। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है, फ़ख्र की बात है, फ़ख्र की बात है। बिल्कुल होना चाहिए, फ़ख्र होना चाहिए। हमारे साथ बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे बात करें। आप बताएं बेटा, मार्का हक है, पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, कैसा फील कर रही हैं आप? हमें बहुत 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 ज़्यादा खुशी हो रही है कि पाकिस्तान ने इतनी अच्छी तरह से इंडिया को शिकस्त दी, उनके मिसाइलों को तबाह कर दिया, उनके इतने बड़े जहाज़ों को तबाह किया। हमें बहुत खुशी हुई। हम पाकिस्तानी फ़ौजियों से बहुत खुशी हैं, उन्होंने हमारे वतन की बहुत ही अच्छी तरह से हिफाजत की। हमारी पाक फ़ौज ने वतन की बड़े अच्छे तरीके से हिफाजत की। आप बताएं, कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं जश्न आज़ादी? पाकिस्तान हमारा मुल्क है और मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इस मुल्क को आज़ाद करवाया। और अगर आज़ाद हम नहीं होते तो हम एक ग़ुलाम कौम होते, हम किसी मुल्क, किसी जगह कहाँ कैद होते हैं।
और मैं सच्चे दिल से कायद आज़म को सल्यूट करती हूँ। कायद आज़म को सल्यूट करते हैं। ये पूरी हमारे मुस्तकबिल के मेहमान हैं। ये बच्चे पाक अफवाज को सल्यूट कर रहे हैं। सखर में तो बच्चे तकारीब में हिस्सा लेने के लिए भी तैयार हैं और मेरे ख्याल में अब सिर्फ 5 काउंटडाउन शुरू हो चुके हैं, 5 दिन रह गए। आज 8 तारीख है। 5 days to 14 एंड सेलिब्रेशन ऑल अराउंड पाकिस्तान बिल्कुल जारी है। एंड विद दैट इट्स अबाउट द टाइम दैट वी से बाय। बड़ा ही अच्छा इख्तिताम है हमारे शो के लिए आज के लिए कि एक तो ये सब जो माहौल बना हुआ है ये बड़ा ही जीलस है और फिर बार बार हम बात करें 14 अगस्त की, तो 14 अगस्त की तैयारियां करते रहें, डे के लिए तैयार रहें। मीनवाइल वीकेंड आ रहा है। वी विल सी यू ऑन मंडे। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।